हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवर्ड्स की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये चैनल मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की पढ़ाई में मैं आपका हेल्प कर सकूं, जो मेरे सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मुझे काफ़ी टाइम से ये डिमांड भी आ रही थी कि आप मैथमेटिक्स में टफ टॉपिक भी कराओ, इंडिविजुअल टॉपिक भी कराओ। तो ये वाली वीडियो या ये वाला सीरीज को नाम दूंगा मैं सर्कल सीरीज। क्या नाम देंगे? सर्कल सीरीज। इसमें क्लास 9th क्लास 10th, पहले क्लास 9th फिर क्लास 10th के सर्कल के सारे कंसेप्ट बताऊंगा, और साथ ही साथ सर्कल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां डाले जा रहे हो आप लोग, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा मज़ा डिपेंड करता है आपके साथ पे, तो आपका साथ बना रहना चाहिए और ये परिवार बढ़ना चाहिए। ये परिवार मतलब यूट्यूब वाला परिवार, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। तो मज़ा लीजिए इस वीडियो का। ओके दोस्तों, तो इस वृत्त सर्कल वाली सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, सर्कल के सारे कंसेप्ट बताऊंगा। आप क्लास 9th का, क्लास 10th का, अगर आप एनसीईआरटी करना चाह रहे हैं और मैं भी करा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इससे सारे कंसेप्ट सीखने के बाद सीधा ये सीरीज सर्कल की 3 या 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 या 4 वीडियो देखने के बाद सीधा क्लास 9th क्लास 10th में सीधा सर्कल वाले चैप्टर में आना है और सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने मेरी ये सर्कल की सीरीज देख ली आप ना कर पाओ, ठीक है ना। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। और समझाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, ये भी आपके लिए रहा, ठीक है। लेकिन समझ जब ही आएगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं, हिंदी में वृत्त। तो देखो, ये सेंटर होता है, केंद्र, इसे कहते हैं सेंटर, हिंदी में कहते हैं केंद्र। केंद्र की खासियत है, केंद्र से सर्कल में कहीं पे भी जाओ, ये सारी डिस्टेंस सेम होगी। ये सारी डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। और इस डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस। इस डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस। आपसे आज से पहले आपको इसके बारे में कुछ नहीं भी पता था, तो अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, केंद्र से, देखो ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू में, इसलिए अच्छे से समझो। केंद्र से सर्कल के किसी भी पार्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो त्रिज्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं समझूं तो ऐसा कह सकता हूं कि बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलके, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलके सर्कल बनाए। लेकिन अगर मैं इस शेप को ले लेता हूं, लो, इसमें भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिले, तो क्या ये सर्कल बना? नहीं। तो सर्कल बनने के लिए क्या कंडीशन होता है कि ये बहुत सारे पॉइंट मिलने चाहिए, वो तो कंडीशन है। लेकिन इन सभी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है। तो डेफिनेशन देखो, continuous locus of all the points whose distance from center are same is called circle, ठीक है। बस अंतर मेरी वीडियोस में यही है कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं बना रहा, पेपर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है स्मार्ट बोर्ड के कंपैरेटिव। तो अब ये लोकस क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, लोकस को आप हिंदी में समझ सकते हो बाउंड्री। थॉर का भाई नहीं होता, ठीक है ना। लोकस का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है ना। डेफिनेशन एग्जैक्टली एज इट इज मिलेगी आपको गूगल पे या किसी भी किताब में जो अच्छी किताब होगी। हमने याद नहीं करी है, ना ही रटी हुई है, हमने समझ रखी है। आप भी समझ सकते हो, ये बाउंड्री है इन सारे पॉइंट का, लेकिन इन सारे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, पहली चीज। अब आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ टर्म्स आती हैं। पहली टर्म आती है रेडियस, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। दूसरी टर्म आती है डायमीटर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं व्यास। व है, वो बा नहीं है। अगली टर्म आती है कॉर्ड, कॉर्ड जीवा।
एक आती है टेंजेंट, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, बिल्कुल जमीन से उठा के चलेंगे, ठीक है ना। फिर एक आती है सीकेंट, जिसे कहते हैं, शायद इसका हिंदी गलत है लेकिन बता देंगे अभी जब टॉपिक आएगा, सीकेंट, ठीक है ना। ओके, एक आता है आर्क, जिसे कहते हैं चाप। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ और आप अच्छे से समझना, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसकी टर्म्स पता चलनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं। ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, केंद्र, केंद्र से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। अगर इसी को मैं अपोजिट तरफ ले जाऊं, मतलब पूरा बना दूं, यानी कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये जो पूरा होता है इसे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर को हम लिख सकते हैं हिंदी में व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो अब ना, जब हम छोटे थे हम ये याद करते थे और हम बहुत बार गलती कर देते कि गुणा करना है या भाग करना है, लेकिन अगर समझ लोगे, जैसे अब हमने समझ लिया, तो कभी याद नहीं करना पड़ता। अब आते हैं कॉर्ड, जिसे कहते हैं जीवा। सर्कल है ये, सर्कल में किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड होती है। कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, उन्हें मिलाने वाली लाइन कॉर्ड होती है, ठीक है ना। अगर यहां से समझना चाहो तो बहुत कुछ समझ सकते हो। कैसे? अगर ये एक कॉर्ड है तो इसने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। तो ऐसा भी आ सकता है, अ कॉर्ड डिवाइड सर्कल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो आ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा सकता। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके बस एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको सीखना कंसेप्ट है। अब यहां से एक और चीज देखो, मानो ये सर्कल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मैंने क्या कहा? कॉर्ड होती है। लेकिन ये कॉर्ड कहां से पास होते हुए जा रही है? सेंटर से। कहां से पास होते हुए जा रही है? सेंटर से। अगर मैं इसके जस्ट ऊपर एक कॉर्ड बनाऊं या कहीं पे भी बनाऊं, लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होगी? ये वाली। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? ये वाली। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डैश। तो आंसर आएगा डायमीटर। क्यों? क्योंकि जो केंद्र से होके जाता है लाइन, वो क्या होता है? डायमीटर होता है। इज दैट क्लियर? हिंदी में कह सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा को डैश कहते हैं, तो हम कह सकते हैं व्यास। क्या कह सकते हैं? व्यास। यही सब क्वेश्चन बनने हैं आपके पेपर में, सीटेट में आ जाओ चाहे कहीं आ जाओ, लेकिन आपको एज अ होल कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। होल मतलब छेद नहीं है, एज अ होल, WHOLE, एज अ होल आपको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं सीकेंट। इसका हिंदी नाम मैं भूल गया, आप गूगल पे देख सकते हो, इतना तो थोड़ा बहुत कर लोगे मेरे लिए। वही केस है, सर्कल को 2 हिस्सों में काट रही है, लेकिन वो लाइन बाहर से होते हुए जा रही है। अगर देखो ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रहती तो उसे हम कॉर्ड कहते, उसे हम कॉर्ड कहते, लेकिन वो बाहर से आ रही है और बाहर जा रही है, तो इसका नाम होता है सीकेंट। क्या होता है? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई सीकेंट सेंटर से पास होते हुए जा रही है
तो उसे डायमीटर नहीं कहा जा सकता, उसे डायमीटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डायमीटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द सीकेंट, सीकेंट के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। एक ऑप्शन होगा कि सीकेंट अगर केंद्र से होके जाता है तो व्यास होगा, वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, सारा खेल है समझने का। ओ पेज खत्म होते जा रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना, बढ़ेंगे कभी तो बढ़ेंगे। चलो अब देखो, अब आते हैं आर्क, चाप। बचपन से हम सब ने कंपास प्रकाश से प्रोटेक्टर, बचपन में हम सब ने, अरे यार क्या हो गया, बचपन में हम सब ने प्रकाश से कभी ना कभी ऐसे चाप मारी है। तो सर्कल में अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो लाइन होगी वही चाप है, ठीक है ना। लास्ट इज टेंजेंट। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल का टायर सड़क से जब टच होता है, वैसे तो टायर वाला केस एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं होता क्योंकि टायर थोड़ा पिचकता है, लेकिन अगर एक सॉलिड रिंग लेके किसी स्मूथ प्लेन पे टच करोगे तो अगर वो देखो ये लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से, तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और जहां पे टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। बहुत आसान है, ये सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स अभी और भी बहुत हैं, बेसिक्स अभी और भी बहुत है, लेकिन मैं टाइमली इंट्रोड्यूस कराता चला जाऊंगा। तो अब आज जो मैं कराने जा रहा हूं, जो भी थ्योरम हम कर रहे हैं, ये सारी थ्योरम पे क्वेश्चन आ रखे हैं और यही सारी थ्योरम एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। थ्योरम नंबर 1, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट चलो लिखा देता हूं वीडियो पॉज करके। चलो तो मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा, ये परपेंडिकुलर का साइन है 90 डिग्री, तो ये केंद्र है, ये एक जीवा है। स्टेटमेंट लिखी है, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इट बाइसेक्ट, मतलब किसी केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर लंब डालते हो तो उसे बाइसेक्ट करता है। अगर जीवा है ए बी और ये ओ ये एक्स, तो अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ए एक्स बराबर बी एक्स होता है। अब आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। अब याद करने के दो तरीके, एक तो समझ के कर लो और एक रट के कर लो। समझा हुआ कभी भूलोगे नहीं, रटा हुआ कभी याद रहेगा नहीं। अब आप देख लो क्या करना है। तो अब आप क्या करोगे, देखो बहुत बारीकी से देखना। आपने यहां से क्या करा, लाइन ड्रॉ की, सेंटर से किसी भी सर्कल के पार्ट तक की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से किसी भी सर्कल के पार्ट तक की डिस्टेंस रेडियस। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ एक्स और ट्राइंगल बी ओ एक्स। अब ये दोनों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कर देंगे, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये कॉमन हो गया, और ये 90 और ये 90, इसे कहते हैं RHS, इसे कहते हैं RHS। RHS का मतलब एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस और एक साइड। ये ट्राइंगल वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल जिसको नहीं पता वो इसे याद कर ले या फिर कोशिश करे। वैसे बता ही दिया है मैंने यार, लिखा ही नहीं है बस, ठीक। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गिल्ट चल रहा है मेरे पे। देखो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ट्राइंगल AOX है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOX के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम। और जब दो ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं, जब दो ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये AX किसके इक्वल हो जाएगा, BX के। तो AX इक्वल टू BX। इतना छोटा सा प्रूफ है क्लास 9th एनसीईआरटी का, और आपके बहुत काम आने वाला है। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आएंगे जो आए हुए हैं, SSC CGL में भी आए हुए हैं जो इस कंसेप्ट से होंगे, ठीक है ना। सब इकट्ठे करते जाना, फ्री में मिल रहा है आपको। यही अगर आप कोचिंग में जाके लेते, मेट्रो में जाते, ऑटो में जाते, ठीक है ना, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये लगाते, तब भी वहाँ यही मिलता, ठीक है ना।
अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। लिख देता हूं पहले। चलो, आ गई हमारे पे ये थ्योरम। ये पहली वाली थ्योरम का रिवर्स है। मैं पता क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर और एक अच्छे डॉक्टर में अंतर क्या होता है। एक डॉक्टर को पता होता है कौन सी दवाई देनी है, एक अच्छे डॉक्टर को पता होता है कि किसको कितनी दवाई देनी है, ठीक है ना। अब मैं पहली थ्योरम के बाद ही इसको लिखा। ये कह रहा है कि केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर लाइन खींचोगे और वो अगर जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए एक्स ओ और एंगल बी एक्स ओ 90 डिग्री है। यू हैव टू प्रूव दिस। हमें प्रूफ करना है। अगर कोई ढंग से देखे तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। क्यों? क्योंकि पहली वाली थ्योरम का उल्टा है, लेकिन जब तक हम लर्निंग स्टेज में हम सब सीखेंगे। क्यों? हमारे नहीं पता हमारे क्या काम आने वाला है, ठीक है ना। तो सुनना, रेडियस। अब देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये इसके इक्वल दे ही रखा है, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये होता है एस एस एस, साइड। इससे ट्राइंगल ए एक्स ओ कॉन्गुरेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एक्स ओ के। और हमने बताया था, जब दो ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर इस एंगल की वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू भी ए होगी। एक्स यहाँ मान चुका हूँ इसलिए। तो अगर देखो, मैं लिख सकता हूँ एंगल ए एक्स ओ बराबर एंगल बी एक्स ओ, और मैंने मान लिया वो क्या है, एंगल ए। और किससे माना? बाय सीपीसीटी। जब ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो जाते हैं तो उसके सारे पार्ट इक्वल होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है ना। चलो, और आपको पता है सीधी लाइन में ये देखो ऐसे बन गया, ये भी है ये भी है, और सीधी लाइन का जो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो a प्लस ए बराबर 180 डिग्री, तो 2a बराबर 180 डिग्री और a बराबर 90 डिग्री। बस हो गया। तो ये पहली वाली थ्योरम का रिवर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। ये सारी थ्योरम न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगी, और अगर आप आज अच्छे से नहीं समझते हो तो आपको बहुत आफत आने वाली है। ओके क्लास, तो देखो, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ें या बिल्कुल आसान चीज़ें पढ़ा रहा है। जमीन से ही तो उड़ोगे ना, ये थोड़ा ना पैदा ही उड़ते हुए हो जाओगे, ठीक है। तो बेस बनाते बनाते मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक। और जिसको लगता है वो बहुत तुर्रम खा है, तो भाई ऐसा है नहीं। आप तुर्रम खा होते तो आपका एग्जाम निकला हुआ होता, ठीक है। चलो देखो, ये वाली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत टफ बनता है। देखो कितना आसान है। अगर मान लो आपको ये 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री, और ये पूछेगा, तो जिसको ये थ्योरम नहीं पता वो तो घूमता रहेगा। और जिसको पता है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है इसके, अगर ये 60 है तो ये 120, अगर ये 100 है तो ये 50, अगर ये 30 है तो ये 60, अगर ये 90 है तो ये 45, है ना आसान। अब याद करने के दो तरीके हैं, एक तो कैसे आया ये सीख लो, और एक सिर्फ रट लो। और हमेशा कैसे आया ये सीखना सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उससे कभी नहीं भूलते, और उससे साथ ही साथ हम नई चीजें भी सीखते हैं। देखते रहना। देखो, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना। मान लो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये हमने नोटिफाई कर दिया। अब देखो, ये केंद्र है, केंद्र से ए तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। केंद्र से बी तक का भी डिस्टेंस रेडियस, केंद्र से सी तक का भी डिस्टेंस रेडियस। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। क्यों? क्योंकि केंद्र से सर्कल के किसी भी पार्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। अब देखो, यही सब चीज़ें तो आपको सीखनी है। अब मैंने ये चीज़ सबसे पहले बेसिक में बता दी थी। उस समय आप में से कोई सोच रहा होगा क्या फुद्दू चीज़ें बता रहा है, क्या बकवास चीज़ें बता रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, और ये सब आपके पेपर में आएगी। चलो, अब देखो, एक ट्राइंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सही है?
दो भुजाएं बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनके ये बेस एंगल भी इक्वल होते हैं, बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। जिसको नहीं पता त्रिभुज की प्रॉपर्टी, मेरे चैनल में जाके त्रिभुज सेक्शन को देखो, सारा आपको मिल जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्यों? क्योंकि अगर मैं त्रिभुज इसको देखता हूँ, देखो ट्राइंगल AOB, देखो AOB दिखा, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये बेस एंगल इक्वल होंगे। तो अब मैंने इस एंगल को मान लिया 3 और इस एंगल को मान लिया 4, तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3। इसी तरीके से ये साइड इसके भी बराबर है, तो ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये एंगल 4 है तो ये भी क्या होगा एंगल 4। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, और बहुत मजा आएगा अगर आपने यहाँ तक इसको समझ लिया तो। देखो 1 2 ये तीसरा एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसी तरीके से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे एंगल का सम कितना होता है 360, तो इसमें 4 हिस्से बन गए। तो पहला हिस्सा है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, दूसरा हिस्सा है एंगल 1, तीसरा हिस्सा है एंगल 2, और चौथा हिस्सा है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और सबका सम कितना है 360। 360 से 360 गया, इन दोनों को उधर भेजा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल BOC, यहाँ नोटिफाई कर रखा है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल A। अगर आप इसे सीखते हो तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप इसे याद करते हो तो आप सीख नहीं सकते हो। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके बच्चों, तो अब आती है थ्योरम नंबर 4। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत मक्खन की तरह फिसलने वाली है, भूल जाते हैं। जब भी ऐसा डायग्राम दिखे बैटमैन जैसा साइन, तो याद रखना ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। रटने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन बात वही है, कई लोग रटना नहीं चाहते, जैसे कि हम चाहते हैं सीखना। तो देखो मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए इसको 2 अलग सिनेरियो में करता हूँ, और यही मेरा वे ऑफ टीचिंग है, ताकि आपको आसानी से समझ आए। ABC, जब आप टीचर बन जाओगे तो आप भी बच्चों को जितनी कोशिश हो सके सारी कोशिश करना, ठीक है। अंदर ये सब ठीक, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा और इसके लिए भी वही सेंटर होगा। सेंटर तो अलग नहीं होगा ना, सर्कल एक ही है। ये वाला A वाला एंगल, तो याद करो एंगल O क्या था, ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो एंगल A बराबर एंगल O/2। इसी तरीके से एंगल O बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल D, तो एंगल D बराबर एंगल O/2। तो यहां से क्या मिलेगा आपको कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल D के। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए एक बारी में थोड़ा अमृत निकल गया था समुद्र मंथन से, धीरे धीरे निकला था ना। तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। You will definitely succeed in your exam. Thank you.